नमस्ते बच्चों, क्लास 10th के लिए यह वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग जो है आपके बुक का एक्सरसाइज 1.2 जो है NCERT बुक से उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा सबसे पहला सवाल पे आते हैं, समय को नहीं बर्बाद करते हुए। ठीक है, और कह रहा है कि भाई ये जो संख्या नीचे दिया गया है, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। हम इस चैप्टर का जो 1.2 है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, वहाँ हम आपको समझा चुके हैं कि हर भाज्य संख्या को जो है हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर को अगर छोड़ दिया जाए, क्रम को, इसके ऑर्डर को, जो क्रम जो होता है, ठीक है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये अद्वितीय होता है अभाज्य गुणनखंड, है ना, हर संख्या का। तो 140 दिया गया है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आप कर दीजिए। ठीक है, हमेशा जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप सबसे पहले 2 से भाग कीजिए। ठीक है, 2 के बाद 5 से भाग दीजिए। ठीक है, सॉरी 3 से। 2 के बाद अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से डिवाइड कीजिए, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, फिर आगे अभाज्य संख्या से डिवाइड करते जा सकते हैं। तो पहले इसको 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 70। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 35। अब ध्यान से देखिए, 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब 3 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 आया। अब सीधा ये 7 से डिवाइड हो गया, 1 आया। तो जब तक 1 नहीं आएगा आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 140 यानी 140 बराबर क्या आ गया? ध्यान से देखिए, 2 गुने 5 गुने 7 आया। बात समझ में क्या? इसी को अगर आप चाहें तो ज़्यादा ज़्यादा पावर लगा सकते हैं। 2 कितना है? 2 बार है, तो 2 पे पावर 2 लगा दीजिए, 5 गुने 7 कर दीजिए, हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए 156 पे। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा, देखिए नहीं आता तो डायरेक्ट डिवाइड आप ऐसे कीजिए और आराम से 2 से डिवाइड कर लीजिए रफ वर्क में। ठीक है, कि भाई 7 टाइम्स में यहाँ 14 आ गया और यहाँ 16 आ गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 78 आ जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 78 को, ध्यान से देखिए, तो 3 टाइम्स में लगेगा 6 और यहाँ से 1 8 यानी कि 9 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में 1-2 बार पूछ रखा है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड करना है इसका, तो ये हो जाएगा 39। अब ध्यान से देखिएगा, तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 आ जाएगा, फिर इसको 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं? 156 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, इसी को अगर आप पावर के साथ यूज करना चाहते हैं तो 2 पे पावर 2 गुने 3 गुने 13, और इस तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप इसे लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैसे तय कर रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा? तो हर संख्या का इकाई स्थान देखिए, अगर इकाई स्थान पे 0 2 4 6 और 8 दिखाई पड़ता है तो ही वो 2 से डिवाइड होता है या 2 से भाग लग सकता है। तो इसका इकाई स्थान पर क्या है? 5 है, इसलिए 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अब 3 से देखिए, तो 3 से देखने का क्या होता है भाई? सबको जोड़ दिया कीजिए, जितना अंक दिया रहता है सबको जोड़ दीजिए और जुटकर जो आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 8 2 10 5 15 3 18, इसके अंकों को जोड़िएगा आप, देखिए तो 18 आया, और 18 को जो इसके अंकों का जो योग आया उसको चेक कीजिए, 3 से भाग लग रहा है, तो ये 3 से भाग लग रहा है, मतलब ये भी 3 से भाग लगेगा। ये 3 से विभाजिता का नियम है। तो 2 से नहीं लगा तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आराम से आप अपना वक्त लीजिए और आराम से इसको डिवाइड आप सीधा इधर रफ में करके यहाँ लिख दीजिए। तो 1 टाइम्स में यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब 8 लिखिएगा, 2 6 7 21 5, यानी 5 मंथ में, यानी आपको आ गया 1 2 7 5। हाँ कि ना? अब हम क्या करेंगे? 1 2 7 5 को फिर से किससे डिवाइड कर देंगे? तो ध्यान से देखिएगा आप,
तो हो जाएगा 7 3 10 5 15, यानी ये जो 15 जुट कर आ रहा है, यानी फिर ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स, फिर 2 से देख दीजिए, और फिर 5, यानी 425 आ जाएगा अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो। अब ध्यान से देखिएगा, तो 4 2 6 5 11, इस संख्या के अंकों का योग 11 आया। 11 3 से भाग नहीं लग सकता, इसलिए 425 क्या होगा, 3 से भाग नहीं लगेगा। तो जब 3 से भाग नहीं लगेगा तो आप इसे क्या कीजिएगा, 5 से भाग लगा सकते हैं। तो जब इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा, जानबूझकर बुआ एकदम आपके सामने हम A to Z काम कर रहे हैं कि कैसे आप सवाल बना सकते हैं अपने स्तर पे, ठीक है। याद रखिए, पहले 2 से डिवाइड करना है। अगर 2 से संख्या डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप 3 से कर दीजिए, 3 से नहीं होगा तो 5 से कीजिए, 5 से नहीं हुआ तो 7 से कीजिए, फिर ऐसे करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 85 आ गया, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 17, और इसको सीधा 17 से डिवाइड कर दीजिए 1। तो जब तक 1 नहीं आता है आप इसको क्या कर सकते हैं, बनाते जा सकते हैं। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 3 8 2 5 बराबर आपको मिला 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 गुने 17, और आपका काम हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि देखिए 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है, 5 दिखाई पड़ रहा है। इकाई स्थान पे अगर 0 2 4 6 8 दिखाई पड़े तो ही तो ये 2 से डिवाइड हो सकता था। अंकों को जोड़ दीजिए, 10 आ गया, 3 से भी नहीं भाग लगेगा, तो 5 से भाग लगा दीजिए। तो 5 से भाग लगाइएगा तो सीधा ये 1001 आ रहा है कि नहीं। अब इसे कितना से भाग लगा सकते हैं, देखिए हम क्या बोले थे कि 2 से भाग कीजिए, 3 से भाग कीजिए, 5 से कीजिए, फिर 7 से कीजिए। देखिए जरूरी नहीं कि 5 के बाद 7 से लग ही जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो 7 से अगर इसको आप डिवाइड करने जाइएगा, खुद देख लीजिए, देखिए लगता है कि नहीं लगता है। तो 1 टाइम्स में लगाए तो हो गया यहाँ 3 0 है ना, 4 मर्त में लगा दीजिए 28, ये देखिए लग गया अब डिवाइड। तो 7 से लगा दिए तो 143 आ गया। अब इसको कितना से लगाइएगा, ये जो है 7, देखिए 7 के बाद क्या करना है, 7 से तो अब ये डिवाइड लग नहीं पाएगा, तो 7 के बाद 8 से तो लगेगा नहीं डिवाइड, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से लगा के चेक कीजिए, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, 2 से पहले डिवाइड कीजिए, नहीं लग रहा है तो 3 से, फिर नहीं लगा तो 5 से, फिर नहीं लगा तो 7 से, फिर नहीं लगा तो 11 से, जब तक 1 नहीं आ जाएगा हमें डिवाइड करते रहना है। तो इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, 4 में 1 जाएगा 3 3, और यहाँ भैया 3, यानी कि 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 आ जाएगा, और फिर 13 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, आपको ये समझना है यहाँ पे कि 5005 का आभास गुणनखंड किए तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आ गया, सिंपल, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिएगा, थोड़ा सा ये सवाल टेढ़ा है, इसलिए समय बचाने के लिए हम आपको सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं। इसको आप 2 से भाग लगाइएगा, नहीं भाग लगेगा, 3 से भाग लगाइएगा, नहीं भाग लगेगा, 5 से ये भाग नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, ठीक है। 7 के बाद 11 से, देखो यही ऑर्डर है आपका, 2 से पहले चेक कीजिए, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और फिर 17, ठीक है। इस तरह से आपको चलना है। तो एक एक करके डिवाइड कीजिए, अगर नहीं आता है तो क्या होगा, 2 मिनट आपका समय जाएगा, ठीक है। 17 से इसको देखिए डिवाइड करके, 17 से ये डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 7 4 2 9, अगर ध्यान से देखिएगा तो 4 मर्त में लग गया, देखिए 68 हो गया, यहाँ पे 6 2, ये तो चला गया, 3 टाइम्स में लग गया 51, 1 1 9, 7 मर्त में देखिए लग जाएगा, यानी कि 17 से इसको डिवाइड कर दिए, 17 से डिवाइड किए तो हो गया 4 3 7, ठीक है। अब 17 से ये डिवाइड हो गया तो 17 के बाद कहाँ चल जाना है, 19 पे चल जाना है। तो 19 से चेक कीजिए डिवाइड करने के लिए, तो 19 से लगाइएगा तो 2 मर्त में 38 हो गया, 5 ये तो चला ही गया, 7 यानी 3 टाइम्स में आपका हो गया, यानी 23। 19 से डिवाइड कीजिएगा तो 23 आ जाएगा, और फिर 23 से डिवाइड कर दीजिए, 1 आ गया। 1 आ गया मतलब मेरा आभास गुणनखंड हो गया, यानी कि 7 4 2 9 बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने
23 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक कर इसको आप अपना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखने आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हमें यहाँ ज्ञात करना, हालांकि लिखा हुआ यहाँ पे तो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पूरा एग्जाम्पल वगैरह में भी हम आपको ये समझाए हुए थे। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम में बाकायदा लिख कर आएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात कीजिए, इसलिए हम ये आपको बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, जैसे 26 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 13। ठीक उसी प्रकार 91 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 13 गुने 7 होगा कि नहीं होगा। तो HCF के लिए हम क्या बोले थे, HCF के लिए जो मिला उसको लिख दीजिए, तो 13 और 13 मिल गया, तो ये आपका HCF हो गया। LCM के लिए हम क्या बोले हैं कि जो मिला वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा, अब जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखा जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, शायद 182 आ जाना चाहिए, और ये हमारा HCF और LCM हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले में हम पूरा डिटेल में समझाए हैं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन हम आपको दे दिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना है, HCF में जो मिला वो आंसर, LCM में जो नहीं मिलेगा वो भी आंसर, और जो मिल गया वो भी आंसर मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ एक चीज़ और कह रहा है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा आया और जो HCF LCM आया उसको गुना करेंगे तो बराबर आएगा। ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा, हम एग्जाम्पल में आपको समझा चुके थे। ये जिस दो संख्या का हम HCF और LCM निकाले हैं, किसका निकाले हैं, 26 और 91 का। अगर हम इसको गुना करेंगे तो गुना करके ये जो आएगा ये किसके बराबर होगा, जो LCM HCF आया है इसी दोनों संख्या का। तो LCM HCF क्या आया, 13 और 182। ये हर हाल में गुना करके बराबर आएगा ही आएगा, अगर मेरा LCM HCF निकाला हुआ सही है। तो इसका यही मतलब यहाँ हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना तो आप खुद से कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और 510 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 510 को अगर देखिएगा आप, तो 510 का मतलब क्या हो जाएगा, 17 गुने 2 गुने 5, हाँ कि ना, और एक 3 भी लगा दीजिए, तब नहीं हो जाएगा 17 तिया 51 10। ठीक है, और 92 को अगर ध्यान से देखिए, अगर दिक्कत हो रहा है ना तो अभाज्य गुणनखंड आप बाकायदा कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इसको भाग दीजिए, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिए, यहाँ 23 आ जाएगा, फिर 23 से भाग दीजिए 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 2 गुने 23। कोई दिक्कत नहीं बुआ, जैसे आपसे बन पा रहा है वैसे आप बनाइए। तो HCF का मतलब हम क्या बोले कि जो दोनों में मिल जाए। तो देखिए ध्यान से, 2 और 2 मिल गया, और कुछ मिल रहा है क्या, तो HCF यही हो जाएगा। ठीक है, दोनों में जो मिला। अब LCM में आइए, तो LCM में 2 मिला उसको लिखिए, ध्यान से देखिएगा, 17 15 और इधर से 46, सबको लिख दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, जो ये है 510 इसको गुना करना है 92 से, और बराबर दिखा देना है किसके, 2 और जो आपका LCM आया उसके, और ये बराबर आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। तो 336 को पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 1 आया, 6 मर्त में लगा, 8 मर्त में लगा, फिर 2 से लगा दीजिए, ध्यान से देखिए, 8 और 4 हो जाएगा, फिर 2 मर्त में लगा दीजिए, 4 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइए 7 हो जाएगा। अर्थात 336 बराबर मेरा क्या आया, 2 पे पावर 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 आया, और 3 गुने 7 आया। 54 को इसी तरह से आप तोड़ सकते हैं। तो अगर 54 का आप अभाज्य गुणनखंड करने चलिएगा, यहाँ कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो 2 से लगाइएगा 27, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3, तो लिख दीजिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, इस तरह से आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अब इसी को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 पे पावर 3। अब जब हम HCF निकालेंगे, तो HCF में जो मिल रहा है उसको देखो, तो HCF में मिल रहा है 2, और यहाँ भी मिल रहा है 2। ठीक है, तो जब पावर के रूप में लिखिएगा तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है कि HCF में H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, तो हम सबसे कम पावर को लिखेंगे। तो सबसे कम पावर क्या है इसमें, देखो यहाँ 4 पावर और यहाँ 1 पावर, तो 1 पावर वाला कम है तो 2 को लिख दीजिए, यही आपका मिला। फिर देखिए 3 यहाँ भी है
और 3 यहाँ भी है, तो जो कम पावर है उसको लिखिए। कम पावर किसका है? 1 का है, तो इसको लिख दीजिए, यही आपका HCF हो जाएगा। अगर आप पावर के रूप में लिखते हैं तो, या डायरेक्ट मिलाना है तो डायरेक्ट मिलाइए। जब LCM में आइएगा तो पहले क्या होगा, LCM में ध्यान से देखिएगा, LCM में क्या होगा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। L का मतलब क्या होता है? लिस्ट, सबसे कम। तो इसमें क्या करना है? हाईएस्ट पावर लिखना है। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 पे पावर 4 लिख दीजिए, बड़ा वाला पावर लिखना है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 का बड़ा पावर लिख दीजिए। आ रहा है समझ में? तो 2 और 3 का पंचायती आप कर दिए, बच गया 7, तो 7 को भी लिख दीजिए। इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। जो भी गुना करके आएगा यही आपका LCM हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? 336 54 को गुना करना है, और वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? 6 और आपका LCM का, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसे बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं जी। ओए भाई, अब इसको देखिए, यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। 12 का क्या मतलब हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3। 15 का क्या मतलब हो जाएगा? 3 गुने 5। 21 का क्या मतलब हो जाएगा? 3 गुने 7। तो भैया HCF का क्या मतलब हो जाएगा? जो तीनों में मिले। तो तीनों में क्या मिल रहा है? ध्यान से देख लीजिए, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, तो यही मेरा क्या हो गया? HCF हो गया। अब तो कहीं नहीं मिल रहा है, हाँ कि ना। अब आ जाइए LCM पे। तो LCM के लिए हमें क्या करना है? जो तीनों में मिला वो तो लिखवे कीजिएगा, साथ ही साथ जो नहीं मिलता है वो भी लिखाता है। तो ये लिखा जाएगा 4 और ये लिखा जाएगा 35, ये लिखा जाएगा 35, ठीक है। तो 12 और 35 इसको गुना कर दीजिएगा, यही मेरा LCM हो जाएगा। और इसमें वो वाला फंडा नहीं लगेगा कि भाई हम 12 को 15 को और 21 को गुना करेंगे तो ये HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। ये वाला फंडा नहीं लगेगा। यहाँ जो लग रहा था ये केवल जो है 2 संख्याओं पे ही बात लागू होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम जो है क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 17 को आप क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं, अभाज्य संख्या है तो 17 गुने 1 ही लिखा जाएगा। 23 को क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं, तो 23 गुने 1 लिख सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा। 29 को क्या लिख सकते हैं? 29 गुने 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा भैया? 1। क्यों? क्योंकि 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है। और एक पॉइंट हम आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी समझा चुके हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ 1 आएगा, सिंपल सी बात है। और LCM क्या होगा? जब भी अभाज्य संख्या होगा वो तो LCM आपका जो संख्या है उसी का गुणनफल हो जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी सवाल आपसे पूछ देगा कि मान लीजिए कि A और B अभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा? तो आप बोलिएगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि A भी अभाज्य संख्या था तो अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। लेकिन अगर बोल देगा A भी अभाज्य संख्या है, इसका LCM बताइए, तो LCM भैया इसका A गुने B होगा। LCM इसका क्या होगा? A गुने B होगा। मतलब जब भी अभाज्य संख्या का LCM निकालने के लिए बोला जाएगा तो बस हम क्या करेंगे, उस अभाज्य संख्या को गुना कर देंगे, हमको LCM मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। गुना बोगा खुद से करते रहिए, ठीक है। हम क्या यहाँ कितना गुना करके अपना और आपका समय बर्बाद करेंगे। आगे बढ़ जाइए। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5। तो भैया HCF को हम क्या लिख सकते हैं? जो तीनों में मिले, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो तीनों में जो है कोई भी एक संख्या मिल नहीं रहा है, तो वहाँ 1, भाई गुना 1 तो हर जगह है, गुना 1 तो हर जगह है। तो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ अभाज्य संख्या का ही HCF 1 आएगा, ठीक है। यहाँ अभाज्य संख्या नहीं था सब, फिर भी HCF 1 आया तो कोई दिक्कत नहीं, HCF 1 आ सकता है। लेकिन अभाज्य संख्या का जब HCF निकालने जाइएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का, तो वहाँ तय है कि HCF 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का LCM निकालने का है। तो LCM में हम क्या सीखे थे कि जो मिला उसको लिख दीजिए। तो फिर इसमें आपस में तो कुछ नहीं मिल रहा है तो सबको लिख दीजिए। 8 गुने 9 गुने 25 कर दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ जाइए क्योंकि ये तीनों सवाल इधर डील हो गया है और ये सब एग्जाम में आता है बाकायदा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए ये सवाल बहुत आसान है, कह रहा है कि भाई इस 2 संख्या का HCF 9 है तो इसी दोनों संख्या का LCM बताइए। तो हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो संख्या रहेगा, मान लीजिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। जिस 2 संख्या का आप LCM निकाल रहे हैं तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है
HCF गुने LCM। ठीक है, जिस दो संख्या का हम HCF LCM निकाल रहे हैं उसी को आपस में गुना कर देंगे तो वो बराबर आ जाएगा। अभी तुरंत आप पीछे देखें, इंट्रोडक्शन में भी हम आपको बता चुके हैं। तो एज अ फॉर्मूला इसको ले लीजिए और पहली संख्या हम मान लेंगे 306 को, दूसरी संख्या हम मान लेंगे 657 को। ठीक है, HCF तो 9 दे ही रखा है, LCM हमसे पूछ रहा है तो LCM की जगह LCM लिख दीजिए। ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। इस तरह का सवाल एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है मेरे भाई। तो 9 से इसको भाग दे दीजिएगा, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको 9 से भाग दे के देखिए, 9 27 और 3 6 4। ठीक है, यानी कि LCM बराबर क्या आ जाएगा बउआ, 34 गुने 657। अगर हम इसको गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। फिर से समझ लीजिए बात, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होगा HCF गुने LCM। इसके आधार पे आप इसको बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल एकदम आसान है, हमसे पूछ रहा है, इंट्रोडक्शन में भी हम आपको बताए थे, हमसे पूछ रहा है कि भाई 6 पे पावर n क्या 0 पे समाप्त होगा। मतलब n की जगह कुछ भी, यानी 6 पे पावर 1, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो एक प्राकृतिक संख्या, n का मान क्या क्या हो सकता है, 1 2 ऐसे करके n का सारा मान। तो 6 पे पावर 1 रखे 6 आया, 6 पे पावर 2 रखे 36 आएगा, 6 पे पावर 3 रखिए 216 आएगा। 6 मतलब कितनों पावर आप रखते जाइएगा, आपको पता है कि जब 6 का हम स्क्वायर करते हैं, 6 पे कितनों पावर यूज करेंगे, वो 6 पे समाप्त होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो भी पावर लगा के हमसे सवाल पूछ देगा, इसके पीछे का तर्क बस हमको इतना देना है कि 0 पर वही संख्या समाप्त होता है जो 10 से विभाज्य होता है। ठीक है, जो संख्या 0 पे समाप्त होगा वो 10 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम सीधा वो लाइन लिख सकते हैं। हम आपको PDF भी देंगे, उस PDF में सब कुछ प्रोवाइड है, वहाँ आप बढ़िया से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, 0 पर वही संख्या समाप्त हो सकता है जो 10 से विभाज्य होगा, और जो संख्या 10 से विभाज्य होगा तो लिखिएगा अतः जो संख्या 10 से विभाज्य होगा वो 2 और 5 से भी विभाज्य होगा। और 6 पे पावर n का मतलब है मेरे भाई 2 गुने 3, 2 गुने 3, यानी 6 पे पावर n अगर 0 पे समाप्त होता मेरे भाई तो उसको क्या होना चाहिए था 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए था, 2 और 5 दोनों से भाग हो जाना चाहिए था। और 6 जो है केवल 2 से भाग हो रहा है, इसलिए जो है ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। वही संख्या 0 पे समाप्त होगा जो 2 और 5 दोनों से समाप्त होगा भैया, अन्यथा कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा हम इंट्रोडक्शन वाले में भी इसको बता चुके हैं 4 पे पावर n करके। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि ये भाज्य संख्या है। ठीक है, आप बात को समझिए, भाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लग जाए। जैसे कि 4 को देखिए, 4 को हम क्यों भाज्य संख्या बोलते हैं, क्योंकि 4 जो है 1 से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है और 4 से भाग लग सकता है। तो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी भाग लग गया, किसी से भी भाग लग गया, बस एक एक्स्ट्रा संख्या अंक हमको मिल जाए, उसको हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला इसे दर्शा देते हैं कि ये भाज्य संख्या कैसे है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ प्लस का साइन है, तो इधर भी कुछ संख्या लिखा हुआ, इधर भी कुछ संख्या लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए 13 दोनों में है, तो 13 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने के लिए हम आपको सिखाएं, तो 13 कॉमन हो गया, तो इसमें बच गया 7, 11, 13 भाग गया तो 1 बच गया, और प्लस इधर से 13 भागा तो 1 बच गया, तो ये तो 13 हो ही गया। ये देखिए कितना हो गया 77, ये गुना हो गया 77 और प्लस 1 78। ठीक है, तो गुना यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, और यहाँ 78, तो 13 गुने 78 का मतलब क्या हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 6। देखिए भाई ये एक संख्या था, ठीक है, लेकिन ये संख्या को डायरेक्ट, है ना, जैसे कोई संख्या है डायरेक्ट ऐसे ना देकर उसका स्वरूप दे दिया। ठीक है, कोई भी संख्या रहा होगा उसका स्वरूप दे दिया, अलग वे में उसको लिख दिया। जैसे कि आप 10 को अलग वे में लिख दे कि भाई 3 गुने 2 अब प्लस 4, 10 ना लिखकर ये लिख दे और बोले बताओ ये भाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या किए, अब इसको गुना उना कर सोल्व कर संख्या नहीं लाकर सीधा क्या किए, इसको गुना में कर दिए। ये क्या हुआ, जो भी ये संख्या रहा होगा उसका ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। उसका क्या आ गया, ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। देखिए यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, क्या आ गया बुआ, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। और देखिए जिस संख्या के, इस संख्या के जो भी ये संख्या रहा होगा उसका अभाज्य गुणनखंड तो इतना आ गया। और इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए क्या 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 13 भी दिख रहा है, यानी 3 संख्या तो यही दिख गया।
और पूरा का पूरा एक संख्या वो स्वयं होगा, तो एक और स्वयं के अलावा ये 13 2 और 3 से भाग लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं भाज्य संख्या। ध्यान से समझ लीजिए, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी भाग लग गया उसे हम क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, इसको हम गुना के रूप में लिख दिए, और किसी भी संख्या को गुना के रूप में दर्शाने का मतलब, देखिए भाई इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो एक संख्या आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसी संख्या का ये अभाज्य गुणनखंड है। जब भी आप गुना के फॉर्म में कुछ भी लिखा देख लें, गुना के फॉर्म में कभी कुछ भी लिखा देख लें, मतलब क्या हो गया, ये एक संख्या को दर्शा रहा है और ये संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गया। जिस संख्या को ये दर्शा रहा है उसका ये अभाज्य गुणनखंड है। देखिए ना, सब अभाज्य संख्या ही तो है, यानी कि यहाँ 2 से अधिक से ये भाग लग रहा है, इसलिए इसको हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, आप 5 को कॉमन ले लीजिए, अंदर में क्या बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। कुछ नहीं करना है, इसको 5 रहने देना है और इसको यहाँ से गुना करके इसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, जो भी संख्या गुना करके आ जाएगा, कुछ भी ये आ जाए, मान के चलो x ही गुना करके आ गया, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये जो भी संख्या था, ये संख्या जो भी था उसका अभाज्य गुणनखंड इतना आ गया, उसका अभाज्य गुणनखंड इतना आ गया। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और ये एक संख्या है वो खुद दिख ही रहा है, तो ये दोनों संख्या क्या हो गया, जो भी ये संख्या रहा होगा उसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो भाई उसके अभाज्य गुणनखंड में एक और स्वयं के अलावा कुछ आया कि नहीं आया, भाई भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड में ही एक और स्वयं के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है। एक बात समझिए, हम एक अभाज्य संख्या ले लिए 23, इसका बोले अभाज्य गुणनखंड करो तो क्या आएगा, 23 गुने 1 आएगा। तो कोई भी अगर अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो संख्या स्वयं और 1 आएगा, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। लेकिन इस संख्या को देखिए, हम जब गुना के रूप में किए, मतलब जो भी ये संख्या रहा होगा उसका अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गया और उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आ गया, तो ये भाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या होता तो 1 आता और वो संख्या खुद आता, तो यहाँ 5 आया और एक संख्या खुद आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, और ये क्या होगा, जो मेन संख्या है उसका ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। तो क्या लिखना है कि चूंकि इसके अभाज्य, चूंकि यह 2 अंकों से या 2 संख्या से ज्यादा से विभाजित हो रहा है, इसलिए भाज्य संख्या, ये दोनों क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये अंतिम सवाल है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि खेल का मैदान है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है, और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को जो है 18 मिनट का समय लगता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुआ, और रवि को जो है 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान, इस पॉइंट को देखिएगा, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना अगर प्रारंभ करता है तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। पहले कहानी समझ लीजिए, आंसर मिलाना ही जो है बुआ सिर्फ गणित नहीं होता है। अगर सिर्फ आपको आंसर मिलाना है तो हम बोल देंगे कि भाई 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आंसर मिलाने के लिए गणित का पढ़ाई नहीं करना है मेरे भाई। देखो इस सवाल को समझो, ठीक है, जब भी एक देखिए, एक सर्कुलर पाथ है, मतलब गोल सा रास्ता है, ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ है, और क्या बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है कि सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेती है और रवि जो है 12 मिनट में इसका चक्कर लगा पाता है। ठीक है, ये पूरा का, ठीक है, इस मैदान के चक्कर लगाने में दोनों को इतना समय लगता है। अब बोला जा रहा है कि एक ही स्थान, मान लीजिए ये वो स्थान है, एक ही स्थान और एक ही समय दोनों यहां से चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, ठीक है, एक ही दिशा में एक साथ, ठीक है, यहां से चलना अपना शुरू किया। तो बोला जा रहा है कितना समय के बाद दोनों मिलेगा। समस्या क्या है कि दोनों जो है ना, दोनों जो है सोनिया और रवि का चक्कर लगाने का गति अलग है, एक ज्यादा तेज दौड़ रहा है, एक कम तेज दौड़ रही है कि नहीं। तो भाई इसको हम कैसे यहां दर्शाएंगे, सिचुएशन समझिए। हम मान लेते हैं कि भाई दोनों का मिलना तो तय है, कभी ना कभी तो दोनों मिलेगा, कभी ना कभी तो दोनों मिलेगी, है ना, सोनिया और रवि कभी ना कभी तो मिलेगा। तो हम क्या समझते हैं, हम मान के चलते हैं कि दोनों मिला, दोनों कहीं प्रारंभिक स्थान पे मिला कुछ समय के बाद। तो क्या हुआ, सोनिया जो है x चक्कर लगा ली, सोनिया जो है x चक्कर लगा ली। भाई एक चक्कर लगाने में इसको 18 मिनट लगता है, तो x चक्कर लगा ली, यानी कि 18x मिनट इसको लग गया। कितना समय लगा इसको मिलने में, समय तो सेम रहेगा मेरे भाई, बात को समझो। ये भी दोनों एक ही जगह से चलना शुरू किया, दौड़ते गया, दोनों एक स्थान पे मिल गया, तो एक ही समय से दौड़ना शुरू किया,
एक ही स्थान से दौड़ना शुरू किया, तो जब दोनों मिलेगा एक ही समय में मिलेगा, क्योंकि दोनों के लिए तो समय सेम हो जाएगा, क्योंकि एक ही साथ दौड़ना शुरू किया, एक ही समय में दौड़ना शुरू किया, तो जब मिलेगा दोनों का समय तो सेम होगा कि भाई हम 20 मिनट बाद मिल गए, हम 25 मिनट बाद मिल गए, हम 38 मिनट बाद मिल गए, हम 50 मिनट बाद मिल गए, दोनों का समय तो सेम होगा। भले ही एक ज्यादा चक्कर लगेले होगा, एक कम चक्कर लगेले होगा, है कि नहीं, क्योंकि चक्कर दोनों का अंतर है भाई, चक्कर लगाने में अलग अलग समय लगाता है, लेकिन समय तो सेम होगा। जितना देर बाद मिलेगा दोनों के लिए समय क्या होगा, सेम होगा। तो हम मान लेते हैं कि सोनिया जो है एक्स चक्कर के बाद रवि से मिली, तो इसका चक्कर x हो गया, लेकिन समय कितना हो गया 18x, एक चक्कर में 18 मिनट, x चक्कर लगा तो 18x मिनट। अब मान लीजिए कि ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो 12 गुने 22, क्योंकि ये भी कुछ चक्कर लगाया होगा। हम मान लेते हैं कि रवि जो है 12 चक्कर लगाया, क्योंकि दोनों का चक्कर का संख्या सेम नहीं होगा, क्योंकि ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, ये 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो भाई इसका समय हो गया 12/22। लेकिन एक बात समझिए, ये दोनों तो सेम होगा, क्योंकि ये समय है भाई, 18x समय इसको लगा, 12/22 समय इसको लगा, इतना मिनट इसको लगा, तो समय क्या है, समय तो सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम समय के बाद मिला होगा। अब इस बात को समझिए कि अगर दोनों सेम समय के बाद मिला होगा, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई कितना देर के बाद मिला। तो जो भी समय है, ध्यान समझिए, जो भी समय है वो 18 का तो गुणज है, क्योंकि 18 गुने x लिखल है, और जो भी समय है वो 12 का तो गुणज होगा। समय सेम है, ये दोनों बराबर है, इतना देर के बाद दोनों मिल गया, लेकिन कितना देर के बाद मिला, जो भी ये संख्या होगा, हमको नहीं पता क्योंकि x y लगा हुआ है, लेकिन जो भी ये संख्या होगा जितना देर के बाद ये दोनों मिला, वो 18 और 12 का तो गुणज होगा। 18 और 12 का गुणज होगा, और 18 और 12 का गुणज का क्या मतलब हो गया, मल्टीपल का क्या मतलब हो गया। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं, और एलसीएम का क्या मतलब होता है, मल्टीपल। यानी ये 18 का गुणज है, 12 का गुणज है, और दोनों मिलेगा, यानी कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल है ना, सामान्य। एलसीएम का फुल फॉर्म हम क्या आपको बताए थे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भाई 18 का मल्टीपल है, ये जो भी संख्या है जितना देर के बाद दोनों मिला है, बात को समझिए, ये 18 x क्या दर्शा रहा है, इसका समय जितना देर के बाद ये मिला, 12/22 इसका समय दर्शा रहा है, लेकिन समय तो सेम होगा, जितना देर के बाद दोनों मिलेगा प्रारंभिक बिंदु पे समय तो सेम होगा। तो 18x और 12/22 क्या दर्शाया, दोनों का समय दर्शाया, और समय क्या है, बराबर है, यानी जो भी संख्या होगा वो 18 से भी भाग लग रहा होगा, 12 से भी भाग लग रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। और सबसे पहले मिलने का बात किया जा रहा है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। लिस्ट मतलब सबसे कम, मिलेगा तो वो बहुत बार, अगर दौड़ते रहेगा वो तो बहुत बार दोनों मिलेगा, लेकिन सबसे पहले कब मिलेगा, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी हमको 18 और 12 का एलसीएम इस कारण से निकालना है। पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल दीजिए, हमको ये पता चल जाएगा कि उतना देर के बाद वो आदमी दोनों मिल रहा है। ठीक है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, है कि नहीं। तो अब एलसीएम निकालिए, सिर्फ एलसीएम हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 मिल गया, लिख दीजिए, 2 और 2 मिल गया लिख दीजिए, ठीक है, और इसको भी लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए। यानी कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 छक 36, यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों जो है मिल जाएगा। यानी कि 36 मिनट के बाद जो है दोनों एक ही स्थान पे प्रारंभिक बिंदु पे दोबारा पहुंच जाएगा। बात को समझिए, ये जो मेरा 36 आंसर आया है, ध्यान से देखिए, तो क्या ये 18 से भाग नहीं लग रहा है, क्या ये 12 से भाग नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यही तो एलसीएम है कि भाई दोनों आपका 36 मिनट के बाद मिलेगा। तो हर 36 मिनट के बाद अगर ये दौड़ते जाएगा तो हर 36 मिनट के बाद क्या होगा, दोनों एक ही स्थान पे मिलते चला जाएगा। तो सबसे कम समय क्या लगा रहा है, 36 मिनट, जहां वो मिलेगा, है ना, वो पुनः कब मिलेगा, तो 36 मिनट के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर कहीं दिक्कत होता है तो कॉमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।